नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द टॉक शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनांदगांव के जाने माने एजुकेटर फैकल्टी जो सीजीपीएससी के इन्होंने काफी सारे बच्चों को सिलेक्शंस दिया है। नाम है इनका संजय जैन सर। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं संजय जैन सर जी। जी थैंक यू। ठीक है। इन्होंने 2021 में फर्स्ट रैंक छत्तीसगढ़ का डेप्यूटी कलेक्टर दिया है। 2024 में डेप्यूटी कलेक्टर दिया थर्ड रैंक पे, जिसमें हाल फिलहाल में आपने भी जाना यशवंत देवांगन जी, ये इन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं। और भी इन्होंने कई सारे डीएसपी और कई सारे सीजीपीएससी सिलेक्शंस दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है इस पॉडकास्ट का वो है कि सीजीपीएससी मेंस में कॉमन मिस्टेक, क्योंकि 6 तारीख से अभी मेंस का पेपर चालू होने वाला है, तो सर से हम लोग जानेंगे कि उनमें क्या कॉमन मिस्टेक ना करे और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर यहाँ पे लेके चले। तो हम लोग सर आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और आज से सर हमारा पहला क्वेश्चन यही है सर आपसे, सीजीपीएससी मेंस में स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या गलती करते हैं सर? हाल ही में देखने को मिला है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रश्न को हड़बड़ी में ठीक से नहीं पढ़ पाते जी सर। और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि आंसर की डिमांड कुछ और होती है और वो लिख कुछ और देते बिल्कुल हैं। सर, क्वेश्चन का नेचर कुछ और है और आंसर कुछ किसी हाँ, और चीज जस्ट पे दे रहे हैं। मैं टेस्ट सीरीज अरेंज करता हूँ तो उसमें जी मैंने सर। देखा कि मैंने जैसे पूछा एग्जाम्पल के लिए कि जीएसटी के प्रकार जी सर। क्या क्या होते हैं लिखिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करता है कि जीएसटी की शुरुआत 2017 में आर्टिकल इतने के तहत हुई है, जी जीएसटी सर। आयोग का अध्यक्ष ये होता है। तो इस तरह से शुरुआत करना बिल्कुल गलत क्योंकि है। नेचर ऑफ क्वेश्चन टाइप्स पूछ के रखा है। हाँ, आपको सीधे टाइप्स बताना चाहिए कि एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड संयुक्त जीएसटी बताना आई चाहिए। इंटर स्टेट जीएसटी। तो वो ना बता करके वो स्टूडेंट जो है वो उल्टे सीधे शुरू कर देते हैं और फिर समय नहीं बचता। लास्ट लाइन में आके लिखते हैं कि जीएसटी के ये 3 प्रकार हैं, तो उनको नंबर नहीं मिल पाते हैं। जी सर। सर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहेगा सर कि आंसर राइटिंग में कॉमन मिस्टेक क्या होता है सर? आंसर राइटिंग में कॉमन मिस्टेक की बात करें तो ये हो सकता है कि भई वो लोग जो है जल्दीबाजी में या टू द पॉइंट ना जी लिख सर। करके या साफ-सुथरा ना लिख करके हड़बड़ी में स्टार्ट कर देते हैं। हैंड और राइटिंग वगैरह हाँ, गलत। हैंड राइटिंग भी जो है बहुत अच्छे से नहीं है, तो मतलब प्रस्तुतिकरण जो है ना, वो जी, बहुत अच्छी नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन पार्ट हाँ, प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको नॉलेज तो होता है, लेकिन उसको सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। बिल्कुल सर। सर और इसमें कई बार होता है कि स्टूडेंट बहुत लंबा आंसर लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये कैसे आप बताना चाहिए कि पॉइंट वाइज लिखना चाहिए आंसर, कि आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए? हाँ, ये बहुत स्टूडेंट को इस तरह की समस्या रहती जी है। सर। तो इसमें प्रश्न की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि आपको पॉइंट वाइज़ लिखना है कि पैराग्राफ वाइज़ लिखना है। सर इसमें आप कुछ बता जैसे सकते हैं? एग्ज़ाम्पल के लिए आपसे पूछा जा रहा है किसी चीज़ का, या किसी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कारण बताइए, प्रभाव बताइए या विशेषताएँ जी बताइए, सर। इम्पोर्टेंस बताइए, तो आप उसको पॉइंट वाइज़ लिख सकते हो 1, 2, 3, 4। जी सर। लेकिन यदि आपसे पूछ रहा है कि भई किसी चीज़ का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, तो उस वक़्त आप उसको छोटे-छोटे पैराग्राफ में तोड़ लिख कर के चल लिखें। सकते उसमें हैं। 1, 2, 3 करेंगे तो फिर वो सही इफ़ेक्ट हाँ, नहीं मतलब पड़ेगा। फिर उसके बाद सर हमारा अगला क्वेश्चन रहता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये छोटे क्वेश्चन में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़े प्रश्नों में जैसे 125 शब्द या 175 शब्दों के प्रश्न हैं, उसमें इंट्रो और कंक्लूज़न का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल। और इंट्रो तो देना ही चाहिए, भले शॉर्ट दें, इंट्रो और लास्ट में कंक्लूज़न में अपने विचार लिखने ही चाहिए। एक आध 2 एग्ज़ाम्पल जैसे मैं देता हूँ कि मान लीजिए प्रश्न आता है कि हिस्ट्री में एक प्रश्न आया हुआ था कि अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कहाँ तक ज़िम्मेदार है? जी जी। तो अब उसमें स्टूडेंट इंट्रो ना लिख के सीधे उसको ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है। तो इंट्रो में लिखना चाहिए जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि भई अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जी सर। बौद्ध या धम्म की नीति अपनाया और अहिंसा की नीति अपनाने से उसकी सेना थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। कलिंग युद्ध के इसके बाद वाला चलते केस। हाँ, इसके चलते बहुत सारे इतिहासकार उसको मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ज़िम्मेदार जिम्मेदार ठहराते मान हैं। उसने लड़ाई और लड़ना फिर बंद कर दिया हाँ, था फिर फिर आगे में। आप हाँ, पॉइंट दें कि भैया ये जी जी। पॉइंट्स उसके ज़िम्मेदार होने के कारण है। फिर लास्ट में कंक्लूजन में आप ये लिखें कि अशोक अकेले उसके लिए जिम्मेदार नहीं था, उसके कमजोर उत्तराधिकारी जिम्मेदार थे। मतलब अपने विचार लिखना सर चाहिए जैसे वहां पे। 200 वर्ड का आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो कंक्लूजन कितना वर्ड का रखना चाहिए इसमें? 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 हाँ, वर्ड्स और में। इंट्रो भी 30 to 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स यानी वन थर्ड हम लोग कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे हाँ, लेके चल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सर पेपर को
फ्लो डायग्राम बना के लिखना चाहिए, चार्ट बना के लिखना चाहिए, या फिर आपका कैसे डेटा, जो डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे ज्यादातर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन करने, फ्लो डायग्राम में या टेबुलर फॉर्मेट में? नहीं, नहीं, वो भी बिल्कुल इकोनॉमिक्स में आपको टेबल और पाई चार्ट का या डायग्राम का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। वो भी प्रश्न की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा के आंकड़े पूछ रहे हैं या राज्यवार जो है लिटरेसी रेट के आंकड़े पूछ रहे हैं, तो आपको उसको बार डायग्राम या लाइनर डायग्राम बनाकर दिखाना चाहिए। राज्यवार मतलब जहाँ तुलनात्मक अध्ययन करना हो, या जैसे पूछ रहा है आपको कि अ, किसी भारत का जीडीपी या छत्तीसगढ़ के जीडीपी में किस-किस सेक्टर का क्या जी सर, योगदान है, तो आप पाई चार्ट बना करके उस डायग्राम से उसको बता सकते हैं। बिल्कुल सर। मतलब इकोनॉमिक्स में उसका उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक मैप का सवाल है, तो मैप ज्योग्राफी में बहुत जी इम्पोर्टेंट जी है। सर, मैप बहुत आता छत्तीसगढ़ है, का जो है आपका जो है फिजिकल भूगोल मैप। या भारत का भूगोल में मैप का उपयोग करें। लेकिन कई बार ज़बरदस्ती मैप का आजकल एक प्रचलन आ गया है कि भई मैप और डायग्राम डालना चाहिए, एक परंपरा हो गई है, नंबर मिलते हैं। तो कई लोग ज़बरदस्ती डायग्राम का उपयोग करने लग गए हैं, जी जी सर। तो वो भी गलत है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ एग्ज़ाम की पूछा कि आपको सिरपुर के ऐतिहासिक महत्व बताइए। जी अब 2 सर। नंबर में आपसे पूछा गया 30 वर्ड में, तो उसमें भी डायग्राम बना के एक ऐसे पॉइंट बना देते हैं, यहाँ हाँ, पर सिरपुर है। वहाँ डायग्राम की जरूरत ज़रूरत नहीं ही थी, नहीं है वहाँ पे, लेकिन आपको डायग्राम सिरपुर का बना दे रहे हैं। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताना है, तो डायग्राम की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ज़बरदस्ती डायग्राम का उपयोग भी ना करें। जी सर। सर हम लोग एक और चीज़ है कि कई बार होता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का आता है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को आंसर राइटिंग में ज्यादातर क्या ख्याल रख के चलना चाहिए, मात्रा वगैरह कैसा रखना चाहिए, राइटिंग कैसी रखनी चाहिए? क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इंग्लिश वाले तो फ्लो में लिखते चले जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पार्ट इसीलिए गड़बड़ होता है कि वो मात्रा वगैरह गलती करते हैं, लिखने का तरीका सही नहीं होता। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा एक ईगो है, पॉइंट है ये। इसमें ये होता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैंने देखा है कि अक्सर वो अपनी बात को घुमा-फिरा कर या बार-बार रिपीट करते हैं, जी 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 सर। जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और इंग्लिश मीडियम वाले उसी बात को कम शब्दों में टू द पॉइंट लिखते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले को भी चाहिए कि जो पूछा गया है उसको टू द पॉइंट लिखे, इधर-उधर घुमा-फिरा के जो है ना लिखे। हाँ, उसको मतलब स्पेस को भरने का प्रयास ना करें। जैसे सिंपली एक एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ कि प्रश्न पूछा गया कि शिवनाथ नदी की लंबाई बताइए। तो मैंने देखा कि 99% इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेते हैं कि भई 290 किलोमीटर। इट्स यस ओके, सर। आपको 30 शब्द ने पूछा है, तो हिंदी मीडियम वाला क्या करता है कि शिवनाथ नदी का उद्गम मोहला ओरिजिन मानपुर एंडिंग जिले के पॉइंट। यहाँ से जी होता जी है जी। और वो वहाँ जांजगीर चांपा में जा कर के बिलासपुर जिले में महानदी से मिल जाता है। फिर लास्ट में लिखता है इसकी लंबाई 290 टू किलोमीटर। 90। तो इतना सारा समय भी खराब होता है उसका और उसकी ज़रूरत भी नहीं है एग्ज़ामिनर को। सर जैसे मेंस आ रहा है, तो मेंस रिटन एग्जामिनेशन है, लिखित पे है, तो सर इसमें हैंड राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस रहता है? बहुत ज़्यादा, मैं तो मानता हूँ कि हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखेंगे, तो वो टीचर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कि वो उसको पढ़े ठीक से और जी समझे। जी। आपके अच्छे आंसर लिखने के बावजूद हो सकता है दूसरे की तुलना में आपको 1, 2 या आधा नंबर कम मिले। और यहाँ एक एक नंबर का एक-एक इम्पोर्टेंट नंबर का इम्पोर्टेंस होता है और इम्पोर्टेंस ऐसे है। कर के सोचिए 7 पेपर में आपके 50-60 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। स्वाभाविक रूप से जो परीक्षक है अच्छे राइटिंग को से अट्रैक्ट होता है, उसे पढ़ता है जी जी और सर। आधा 1 नंबर ज़्यादा देता ही है। जी सर। सर पेपर में 3 घंटे का पेपर है सर, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट को लेके कैसे करें? कई लोगों का पेपर अच्छा नॉलेज होता है, सारी चीजें अच्छी होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से कई बार वो अपना क्वेश्चन छूट जाता है उनसे, ये तो तो बहुत ये कॉमन मिस्टेक है ये। तो अ, इनको इसको करने के लिए कैसे सॉल्व करें? प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह मॉक कंटिन्यू? टेस्ट लगातार दें, मैं आप साल सभी भर को दें बताना मॉक चाहूंगा, टेस्ट। संजय नंदी सर का यहाँ दुर्ग और राजनांदगांव में प्रीलिम्स मेंस सभी का मॉक टेस्ट चलता है, तो आप संजय नंदी सर से कांटेक्ट करके आप महानदी एकेडमी के पेपर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या है, इनका रिटर्न जो है, कई सारे बच्चे इनसे खाली मेंस आंसर राइटिंग के ही गाइडेंस के लिए आते हैं कि इनका आंसर कैसा है, क्या है, प्रॉपर है, ये पूरा उस पर आपको सजेस्ट करके देंगे। तो मेरा एक सजेशन है कि आप संजय जैन जी, सर से इस चीज पे कंसल्ट कर सकते हैं। जी। सर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंट रहता है सर हमारे मेंस में? छत्तीसगढ़ पीएससी में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। रिपीट होते हैं सर क्वेश्चन के? बिल्कुल, लगभग आप पिछले यदि 7-8 साल के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो 50% से ज़्यादा प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे। रिपीट मिल जाता और दूसरा आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करने से या उसको एनालिसिस करने से पाठ्यक्रम की गहराई का पता चलता है है जी कि सर। किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप वो अनुमान लगा करके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेज़ेंटेशन भी कर सकते हैं।
इसलिए पीआईक्यू तो जरूर सॉल्व करना चाहिए या कितने उसका साल के सर PYQ सॉल्व करके लगभग जाना चाहिए? 5 से 7 साल के 5 से पीआईक्यू 7 जरूर साल के देना पेपर चाहिए। हमको सॉल्व करके मेंस जैसे में जाना अभी का चाहिए। जब पैटर्न चल रहा है वो 2018 से लागू है, हाँ जी तो सर। 2018 से लेकर अभी 2025 तक के प्रश्नों का प्रश्नों पीआईक्यू के जरूर देखें। लेके चलना चाहिए। सर एग्जाम हॉल में हमारा पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमको पहले वो क्वेश्चन बनाने चाहिए जो आ रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए जिसमें हमको डाउट है? क्या कैसी स्ट्रेटेजी हमको लेके चलना चाहिए? इस पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। देखिए हमारा जो पीएससी का मेंस एग्जाम होता है उसमें तो स्पेस क्लियर फिक्स रहता है रहता है कि सर। कहाँ फिक्स रहता है कि हमको प्रश्न का उत्तर कहाँ पर देना है, जी जी प्रश्न सर। लिखे रहते हैं उसके लिए जगह रहता है। तो हमको पहले उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए जो हमसे आसानी से बन रहे हों और जिसमें हमको समय कम लगता हो, तो जी उनको जी। पहले सॉल्व करना चाहिए। और दूसरी स्टेज ये होनी चाहिए कि जो बड़े प्रश्न हैं, 10 और 15 नंबर के प्रश्न जो है या जी जी 8 सर। नंबर के प्रश्न है उनको पहले सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो बाद में उसके लिए समय की कमी पड़ती है और उस प्रश्नों की क्वालिटी गिर जाती है। 2 नंबर वाले प्रश्नों को हमको अंत में सॉल्व करना चाहिए, जब आपकी उस समय तक स्पीड बढ़ जाई रहती है, तो आप उसको आधे-आधे सेकंड मिनट में भी जो है उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते बिल्कुल हैं। सर। जबकि शुरू में उसको सॉल्व करते हैं तो आप 3-3 4-4 मिनट खराब कर देते हैं, जी सर। जो समय टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। सर जो मेंस के सातों पेपर है उसमें आप बताना चाहेंगे कि किस पेपर में टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा और किस पेपर में टाइम की रिक्वायरमेंट कम? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पेपर जो है साइंस और मैथमेटिक्स वाले पेपर में लोगों को टाइम की कमी पड़ती है। जी तो सर। उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैथ्स आपने सॉल्व करना शुरू किया तो जो आपसे मैथ्स नहीं बन रहा है, आपको समझ में आ गया तो उसको बिल्कुल अवॉइड करके छोड़ कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल वो सर। सबसे बड़ा पेपर है। जी सर। बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी पेपर में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जाएगी। ऐसे में टाइम बचता है लोगों को, जी तो सर। वहाँ पर ऐसे में टाइम मैनेजमेंट में समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग और कंक्लूज़न जो है या इंट्रो और कंक्लूज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सोच समझ करके, प्लानिंग करके एसे को लिखना शुरू करना चाहिए। जी सर। सर आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि मात्र 15 दिन बचे हैं। 10 से 15 ही दिन आपके पेपर में बचे हैं या 10 दिन के आसपास बचे हाँ, हैं। तो सर इसमें कई बच्चों को क्या होता है कि मोटिवेशन डाउन होने लगता है, लूज होने लगता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इस साल का पेपर छोड़ दें, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन जब लूज हो रहा हो तो सब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि आखिरी टाइम में उनका मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है और डर भी जाते हैं पेपर के नेचर को देख के, टफनेस को देख के, तो उस पर सर क्या आप बोलना चाहेंगे? नहीं ऐसा तो मेरे ख़्याल से उन्हीं स्टूडेंट के साथ होता है जिनकी वाक़ई में तैयारी ठीक तैयारी से नहीं अधूरी हुई रह है, गई हो। अधूरी रह गई, उनके साथ मोटिवेशन का प्रॉब्लम आता है। ऐसे लोगों को या तो जो कोई अनुभवी मेंटर है, उनसे मिलना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाएगा। और इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता तो मैं तो आप एक बार अपने माता-पिता का चेहरा याद कर लें, उनका जी सर। त्याग याद कर लें, जी। अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, जी सर। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मोटिवेशन की। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला है सर आपके लिए। सर एक अब लास्ट के बस एक आध दो क्वेश्चन ही रह गए हमारे। पहला क्या है सर, वन बिगेस्ट मिस्टेक एवरी सीजीपीएससी स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी गलती करता है अपने पूरे जर्नी में? आपने इतने सारे लोगों को पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेशन दिया, बातचीत किया, आपको सर क्या लगता है कि कॉमन एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या चल के आती है कि बच्चों से क्या मिस्टेक हो जाता है और आखिरी में वही रिजल्ट नहीं दे पाता उनको? यदि पूरा ओवरऑल जर्नी की बात करें तो पढ़ते तो बहुत सारे हैं बच्चे। पहली ये मिस्टेक होता है कि वो क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, जी यानी सर। क्या छोड़ें, ये उनमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। और दूसरा जो है वो आज के बच्चों में नोट्स बनाने या लिखने की आदत ख़त्म हो गई हाँ है। सर। वो बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बुक पढ़ लेते हैं और बाद में रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम होती जी है। सर। तो रिवाइज़ जो है मेरा सलाह है कि वो पॉइंट वाइज़ हर सब्जेक्ट के नोट्स अवश्य बनाएँ, उसे बिल्कुल। बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करें। पेपर का स्तर कठिन नहीं होता है। पेपर में थोड़ा-सा जो है आप कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग या मॉडरेट कर दिया जाता है, जी तो उस सर। समय ये घबरा जाते हैं। इसलिए जो है उनको बार-बार रिवीज़न करना आज बहुत के सर ज़रूरी है। इंटरनेट के ज़माने में बच्चे लिखना छोड़ दिए, नोट्स बनाना ही छोड़ दिए लगभग-लगभग कि सब डिजिटल पे चल रहा है। लेकिन आपका मेन पेपर तो रिटन पे ही है, तो आपको मेहनत पहले से ही करके चलनी चाहिए। सर आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके तरफ से एक फाइनल एडवाइस सीजीपीएससी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या रहेगा सर? अभी इस एग्ज़ाम के लिए बात करें तो 15 दिन में तो उनको जो उन्होंने पढ़ा है, जी सर। उस पे कॉन्फिडेंस रखें, उसी को बार-बार रिवाइज़ करें और ये मान के चलें कि हमने जो पढ़ा है, वही आएगा। मतलब जो हमने नहीं पढ़ा है, उसके लिए अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर मान लीजिए सरल भी आ गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है जी और सर। कठिन आ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। सबके लिए कठिन है।
मेरिट गिर जाता है, कम नंबरों में सिलेक्शन हो जाता है। सर बस आखिरी में आपसे एक मोटिवेशनल क्लोजिंग चाहेंगे सर इस सेशन पॉडकास्ट का आज का, कि आप बच्चों को एक मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे सर हमारे स्टूडेंट्स को, कि जो आपको देख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स भी हैं, लास्ट में एक 2 मिनट का या सर 1 मिनट का एक छोटा सा मैसेज जिनके लिए उनके लिए पॉजिटिविटी आ जाए पूरे माहौल पे अभी। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखें जी और सर। अपने समय का पूरा उपयोग करें, और एग्ज़ाम हॉल में जो है किसी भी प्रकार का जो है अपना मतलब समझ जाइए आपका स्वास्थ्य मतलब मेंटल स्थिति या स्वास्थ्य को मैनेज रखें, क्योंकि आपको रोज़ 6 घंटे लिखना है और जी सर। साढ़े 3 दिन तक लिखना है, 7 पेपर यानी 21 घंटे लिखना है। तो आपको अपने फिज़िकल जो है और मेंटल स्थिति को जो है संतुलित बनाए रखना है और नींद पूरी लेनी है ना? जी सर, हाँ, एक हाँ, ये ये एक एक पॉइंट बहुत आता है कि इम्पोर्टेंट है कि नींद लोग हाँ, प्रॉपर होना चाहिए जिससे हमारा दिमाग अच्छे से फंक्शन कर पाए, वर्क कर पाए। स्पेशली एग्ज़ाम शुरू होने के पहले वाली रात में जो है, अच्छे से ज़रूर आप अच्छे से अच्छे भरपूर से नींद नींद लें। कंप्लीटली। ये थे हमारे संजय जैन सर, महानदी एकेडमी के डायरेक्टर, जिन्होंने आप को सारा डिटेल बताया पेपर कैसा है। सर सीजीपीएससी मेंस सिर्फ एक नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये प्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का भी एग्जाम है। मैं संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। और आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, नेक्स्ट नए किसी गेस्ट के साथ, और आपको ऐसी मोटिवेशनल और नॉलेजफुल वीडियोस हमारे तरफ से मिलते रहेगा। धन्यवाद।